अमिताभ बच्चन जन्म 11 अक्टूबर 1942 भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा। जन्म 11 अक्टूबर 1942, प्रयागराज, आवास मुंबई, नागरिकता भारत, शिक्षा किरोड़ीमल कॉलेज, पेशा फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक, टेलीविजन अभिनेता। कुल दौलत 470,000,000 अमेरिकी डॉलर। ऊंचाई 1.88 मान। भार 1.88 मान। धर्म सनातन धर्म। जीवन साथी जया बच्चन। बच्चे अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन नंदा। माता पिता हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन। पुरस्कार पद्म भूषण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर, लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी, पद्म विभूषण, कला में पद्मश्री, श्री दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हस्ताक्षर अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुरी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। आरंभिक जीवन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव था, वो कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपनी कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु इन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। बच्चन ने 2 बार M.A. की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स स्नातकोत्तर इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया।
अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। इस दंपति को 2 बच्चों, बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। करियर संपादित करें। आरंभिक कार्य 1969-1972। युवा अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद 1971 नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति व्यक्ति और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इसके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे, और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी, और उन दिनों इन्होंने गुटी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुरी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस. रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गो में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया है। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके रहे। तथ्य वांछित स्टारडम की ओर उत्थान 1973-1983। संपादित करें। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व की रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में इन्हें अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उसका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 ही वह साल था जब इन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया, और इसी समय ये दोनों न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अभिमान, जो इनकी शादी के केवल 1 मास बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा बीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायक भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे कुंवारा बाप और दोस्त।
मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावनात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था, वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी और इसमें सह कलाकार की भूमिका में अमिताभ के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कपूर एवं जीनत अमान थी। बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्म 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म जिगजैग की नकल कर बनाई थी जिसमें जॉर्ज कैनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस 23 पर यह कुछ खास नहीं कर सकी और 1975 में इन्होंने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली में अपने अभिनय के जौहर दिखाए। तथापि 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें इन्होंने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा रॉय और नीतू सिंह थी और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर 24 स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में देखने योग्य शीर्ष 25 फिल्मों 25 में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले है और भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई है जिसने 2 अरब 36 करोड़ 45 लाख रु शून्य कमाए जो मुद्रास्फीति 26 को समायोजित करने के बाद 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं। बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में BBC इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स मूवियों में बॉलीवुड की शीर्ष 25 फिल्मों में 27 शामिल किया। उसी साल 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायकों ने एक विशेष पुरस्कार दिया जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्मफेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्याति मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उसके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था, फिर भी बच्चन ने बताया कि वे दूसरी भूमिकाओं में भी स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं जैसे कभी कभी 1976 और कॉमेडी फिल्मों जैसे अमर अकबर एंथनी 1977 और इससे पहले भी चुपके चुपके 1975 में काम कर चुके हैं। 1976 में इन्हें यश चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह और एक रोमांस की फिल्म थी जिसमें बच्चन ने एक अमित मल्होत्रा के नाम वाले युवा कवि की भूमिका निभाई थी जिसे राखी गुलजार द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की से प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावनात्मक जोश और कोमलता के विषय अमिताभ की कुछ पहले की एक्शन फिल्मों तथा जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना में प्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सफल फिल्म थी। 1977 में इन्होंने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में इन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथोनी गोंसाल्वेज के नाम से तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1978 संभवतः इनके जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली 4 फिल्मों में इन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। 28 इन्होंने एक बार फिर कस्मे वादे जैसी फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हमशक्ल विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई।
इनके अभिनय ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाए और इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की प्रशंसा की तथा इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते इनके करियर में इन्हें फ्रैंकाइज ट्रूफोर्ड नामक निर्देशक द्वारा वन मेन इंडस्ट्री का नाम दिया। 1979 में पहली बार अमिताभ को मी शून्य नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपनी सहयोगी कलाकार रेखा के साथ काम करते हुए गीत गाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना पड़ा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, पुरुष पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1979 में इन्हें काला पत्थर 1979 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद 1980 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में दोबारा नामित किया गया, जिसमें इनकी सह कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान थी। दोस्ताना वर्ष 1980 की शीर्ष फिल्म साबित हुई। 1981 में इन्होंने यश चोपड़ा की नाटकीयता फिल्म सिलसिला में काम किया, जिसमें इनकी सह कलाकार के रूप में इनकी पत्नी जया और अफवाहों में इनकी प्रेमिका रेखा थी। इस युग की दूसरी फिल्मों में राम बलराम 1980, शान 1980, लावारिस 1981 और शक्ति 1982 जैसी फिल्में शामिल थीं, जिन्होंने दिलीप कुमार जैसे अभिनेता से इनकी तुलना की जाने लगी थी। 1982 के दौरान कुली की शूटिंग के दौरान चोट संपादित करें। 1982 में कुली फिल्म में बच्चन ने अपने सह कलाकार पुनीत इस्स के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंखों को लगभग घायल कर लिया था। बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ले ली थी, जिसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और उसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही ये मेज की ओर कूदे तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंखों को चोट पहुंची और इनके शरीर से काफी खून बह निकला था। इन्हें जहाज से फौरन स्प्लेनेक्टोमी के उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और वहां ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल ही गई थी कि वे एक दुर्घटना में मर गए हैं और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई और यूके के अखबारों की सुर्खियों में छपने लगी, जिसके बारे में कभी किसने सुना भी नहीं होगा। बहुत से भारतीयों ने मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की और इन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था, उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देती थी। इस पर भी इन्होंने ठीक होने में कई महीने ले लिए और उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद पुनः काम करना आरंभ किया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई और आंशिक तौर पर बच्चन की दुर्घटना के असीम प्रचार के कारण बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। निर्देशक मनमोहन देसाई ने कुली फिल्म में बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म की कहानी का अंत बदल दिया था। इस फिल्म में बच्चन के चरित्र को वास्तव में मृत्यु प्राप्त होनी थी, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में परिवर्तन करने के बाद उसे अंत में जीवित दिखाया गया। देसाई ने इनके बारे में कहा था कि ऐसे आदमी के लिए यह कहना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा कि जो असली जीवन में मौत से लड़कर जीता हो, उसे पर्दे पर मौत अपना ग्रास बना ले। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को जटिल मोड़ पर रोक दिया गया था और उसके नीचे एक कैप्शन प्रकट होने लगा, जिसमें अभिनेता के घायल होने की बात लिखी गई थी और इसमें दुर्घटना के प्रचार को सुनिश्चित किया गया था। बाद में ये मियास्थीनिया ग्रेविस में उलझ गए, जो या कुली में दुर्घटना के चलते या तो भारी मात्रा में दवाएं लेने से हुआ या इन्हें जो बाहर से अतिरिक्त रख दिया गया था इसके कारण हुआ। उनकी बीमारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने फिल्मों में काम करने से सदा के लिए छुट्टी लेने और राजनीति में शामिल होने का निर्णय किया।
यही वो समय था जब उनके मन में फिल्म करियर के संबंध में निराशावादी विचारधारा का जन्म हुआ और प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में चिंतित रहते थे। प्रत्येक रिलीज से पहले वह नकारात्मक रवैये में जवाब देते थे कि यह फिल्म तो फ्लॉप होगी। राजनीति 1984-1987 संपादित करें। 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। 36 उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इन्होंने आम चुनाव के इतिहास में 68.2% के मार्जिन से विजय दर्ज करते हुए चुनाव में हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक करियर कुछ अवधि के लिए ही था, जिसके 3 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा किए बिना त्याग दिया। इस त्यागपत्र के पीछे इनके भाई का बोफोर्स विवाद में अखबार में नाम आना था, जिसके लिए इन्हें अदालत में जाना पड़ा। 38 इस मामले में बच्चन को दोषी नहीं पाया गया। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय इनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा, जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। इनकी इन गतिविधियों ने एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया और इन्हें झूठी दावों के सिलसिलों में कि वे एक किसान हैं के संबंध में कानूनी कागजात जमा करने के लिए अदालत जाना पड़ा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि स्वयंभू प्रेस ने अमिताभ बच्चन पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्टारडस्ट और कुछ अन्य पत्रिकाओं ने मिलकर एक संघ बनाया, जिसमें अमिताभ के शीर्ष पर रहते समय 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्होंने अपने प्रकाशनों में अमिताभ के बारे में कुछ भी न छापने का निर्णय लिया। 1989 के अंत तक बच्चन ने उनकी सेटों पर प्रेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन वे किसी विशेष पत्रिका के खिलाफ नहीं थे। ऐसा कहा गया है कि बच्चन ने कुछ पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर रखा था क्योंकि उनके बारे में इनमें जो कुछ प्रकाशित होता रहता था उसे वे पसंद नहीं करते थे और इसी के चलते एक बार उन्हें इसका अनुपालन करने के लिए अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करना पड़ा। मंदी के कारण और सेवानिवृत्ति 1988-1992 संपादित करें। 1988 में बच्चन फिल्मों में 3 साल की छोटी सी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौट आए और शहंशाह में शीर्षक भूमिका की, जो बच्चन की वापसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस वापसी वाली फिल्म के बाद इनकी स्टार पावर क्षीण होती चली गई क्योंकि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती रहीं। 1991 की हिट फिल्म हम से ऐसा लगा कि यह वर्तमान प्रवृत्ति को बदल देगी, किंतु इनकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलता के चलते सफलता का यह क्रम कुछ पल का ही था। उल्लेखनीय है कि हिट की कमी के बावजूद यह वह समय था जब अमिताभ बच्चन ने 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की यादगार भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष इनके अंतिम वर्ष होंगे क्योंकि अब इन्हें केवल कुछ समय के लिए ही पर्दे पर देखा जा सकेगा। 1992 में खुदागवाह के रिलीज होने के बाद बच्चन ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने आधे रिटायरमेंट की ओर चले गए। 1994 में इनके देर से रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों में से एक फिल्म इंसानियत रिलीज तो हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। निर्माता और अभिनय की वापसी 1996-1999 संपादित करें। अस्थायी सेवानिवृत्ति की अवधि के दौरान बच्चन निर्माता बने और अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ABCL 1996 में वर्ष 2000 तक 10 बिलियन रुपए लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली मनोरंजन की एक प्रमुख कंपनी बनने का सपना देखा।
ABCL की रणनीति में भारत के मनोरंजन उद्योग के सभी वर्गों के लिए उत्पाद एवं सेवाएं प्रचलित करना था। इसके ऑपरेशन में मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्म उत्पादन और वितरण, ऑडियो और वीडियो कैसेट डिस्क उत्पादन और विपणन की टेलीविजन सॉफ्टवेयर, हस्ती और इवेंट प्रबंधन शामिल था। 1996 में कंपनी के आरंभ होने के तुरंत बाद कंपनी द्वारा उत्पादित पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी, जो बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन अरशद वारसी दक्षिण और फिल्मों की सुपरस्टार सिमरन जैसे अभिनेताओं के करियर के लिए द्वार खोल दिए। ABCL ने कुछ फिल्में बनाए, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। 1997 में ABCL द्वारा निर्मित मृत्युदाता फिल्म से बच्चन ने अपने अभिनय में वापसी का प्रयास किया। यद्यपि मृत्युदाता ने बच्चन की पूर्व एक्शन हीरो वाली छवि को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ABCL के उपक्रम वाली फिल्म थी और विफलता दोनों के आर्थिक रूप से गंभीर है। ABCL 1997 में बंगलौर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रमुख प्रायोजक था और इसके खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटनाक्रम और ABCL के चारों ओर कानूनी लड़ाइयों और इस कार्यक्रम के विभिन्न गठबंधनों के परिणामस्वरूप यह तथ्य प्रकट हुआ कि ABCL ने अपने अधिकांश उच्च स्तरीय प्रबंधकों को जरूरत से ज्यादा भुगतान किया है, जिसके कारण वर्ष 1997 में वह वित्तीय और क्रियाशील दोनों तरीके से ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथों में चली गई और बाद में इसे भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे दिया गया। अप्रैल 1999 में मुंबई उच्च न्यायालय ने बच्चन को अपने मुंबई वाले बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैटों को बेचने पर तब तक रोक लगा दी जब तक कैनरा बैंक की राशि के लौटाए जाने वाले मुकदमे का फैसला न हो जाए। बच्चन ने हालांकि दलील दी कि उन्होंने अपना बंगला सहारा इंडिया फाइनेंस के पास अपनी कंपनी के लिए कोष गाने के लिए गिरवी रख दिया है। बाद में बच्चन ने अपने अभिनय के करियर को संवारने का प्रयास किया, जिसमें उसे बड़े मियां छोटे मियां 1998 से औसत सफलता मिली और सूर्यवंशम 1999 से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन तथापि मान लिया गया कि बच्चन की महिमा के दिन अब समाप्त हुए, चूंकि उनके बाकी सभी फिल्में जैसे लाल बादशाह 1999 और हिंदुस्तान की कसम 1999 बॉक्स ऑफिस पर विफल रही हैं। टेलीविजन करियर। कौन बनेगा करोड़पति 5 के प्रेस सम्मेलन के समय अमिताभ बच्चन। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो के खेल Who Wants to Be a Millionaire को भारत में अनुकूलन हेतु कदम बढ़ाया। शीर्षक कौन बनेगा करोड़पति। जैसा कि यह अधिकांशतः अन्य देशों में चला था, कार्यक्रम को तत्काल और गहरी सफलता मिली, जिसमें बच्चन की करिश्मे का भी छोटे रूप में योगदान था। अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहे जाते हैं। वे हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्हें असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। यह फिल्म अमिताभ से पहले कई बड़े अभिनेताओं को ऑफर हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेता राजकुमार भी शामिल थे, लेकिन राजकुमार ने इस फिल्म को यह कहकर ठुकरा दिया था कि डायरेक्टर के बालों के तेल की खुशबू अच्छी नहीं है। 70 और 80 के दौर में फिल्मी सीन्स में अमिताभ बच्चन का ही आधिपत्य था। इस वजह से फ्रेंच डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रुफो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक करार दिया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और कई अवार्ड समारोहों में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे 14 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। उन्हें फिल्मफेयर में सबसे ज्यादा 39 बार नामांकित किया जा चुका है। फिल्मों में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। उनके सुपरहिट करियर में उनकी फिल्म्स के डायलॉग्स का भी अहम रोल रहा है।
उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, तब वे वापस घर लौटने का मन बना चुके थे, लेकिन फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन का उदय हुआ। आज जिस अमिताभ बच्चन के आवाज की पूरी दुनिया कायल है, एक समय था जब उनकी आवाज उनके करियर में रोड़ा बन रही थी और उन्हें नकार दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी आवाज ही उनकी ताकत बनी और उनकी आवाज औरों से काफी जुदा और भारी थी। इस वजह से उन्हें कई निर्देशकों ने कई फिल्मों में अपनी कहानी को नरेट तक करवाया। कई प्रोग्राम्स को उन्होंने भी होस्ट किया। अमिताभ के करियर का बुरा दौर। उनकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही थी कि अचानक 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी गई। दरअसल फिल्म के एक एक्शन दृश्य में अभिनेता पुनीत इस्सा को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना उनके आंतों में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वे मौत के करीब हैं, लेकिन लोगों की दुआओं की वजह से वे ठीक हो गए। राजनीति में प्रवेश। कुली में लगी चोट के बाद उन्हें लगा कि वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से छोटाऊ के पूर्व मुख्यमंत्री एच.एन. बहुगुणा को काफी ज्यादा वोटों से हराया। राजनीति में ज्यादा दिन वे नहीं टिक सके और फिर उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। बाद में अमिताभ ने भी अमर सिंह की समाजवादी पार्टी को काफी सहयोग किया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे राज्यसभा की सदस्य बन गईं। अमिताभ ने पार्टी के लिए कई विज्ञापन और राजनीतिक अभियान भी किए। फिल्म से एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, लेकिन उस दौरान बाकी कई फिल्में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्मों में तगड़ी वापसी। 2000 में आई मोहब्बतें उनके डूबते करियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। 2005 में आई फिल्म ब्लैक में उन्होंने शानदार अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से एक बार फिर सम्मानित किया गया। फिल्म पा में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के ही बेटे का किरदार निभाया। फिल्म को काफी पसंद किया गया और एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वे काफी लंबे समय से गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं और उनके द्वारा होस्ट किया गया KBC बहुत पॉपुलर हुआ। इसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए कई लोग करोड़पति बने। सामाजिक कार्यों में आगे। इन सब के इत्र अमिताभ बच्चन लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। वे सामाजिक कार्यों में काफी आगे रहते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की। ऐसे ही विदर्भ के किसानों की भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। इसके अलावा और भी कई ऐसे मौके रहे हैं जिसमें अमिताभ ने दरियादिली दिखाई है और लोगों की मदद की है। जून 2000 में वे पहले ऐसे एशिया के व्यक्ति थे जिनकी लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में वैक्स की मूर्ति स्थापित गई थी। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अमिताभ बच्चन द लीजेंड 1999 में, टू बी और नॉट टू बी,
अमिताभ बच्चन 2004 में AB द लेजेंड ए फोटोग्राफर्स ट्रिब्यूट 2006 में अमिताभ बच्चन एक जीवित किंवदंती 2006 में अमिताभ द मेकिंग ऑफ ए सुपरस्टार 2006 में लुकिंग फॉर द बिग बी बॉलीवुड बच्चन एंड मी 2007 में और बच्चनालिया 2009 में प्रकाशित हुई हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और 2012 में पेटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पेटा एशिया द्वारा कराए गए एक कॉन्टेस्ट पोल में एशिया के सेक्सिएस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने जीता। टेक्नोलॉजी के दौर में भी सबसे एक्टिव बच्चन। आज का दौर सोशल मीडिया का है। खबरें पल पल में इंटरनेट पर अपलोड होती रहती हैं। ऐसे में हमारे बिग बी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वे भी फेसबुक, ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। वे अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं निराश करते हैं और पल पल की घटनाओं को वे इन माध्यमों के जरिए शेयर करते हैं। स्पॉटलाइट में फिल्में अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। क्या अमिताभ बच्चन धूम्रपान करते हैं? नहीं, 1980 के दशक के बाद धूम्रपान छोड़ दिया। क्या अमिताभ बच्चन शराब पीते हैं? नहीं, 1980 के दशक के बाद शराब छोड़ दी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गांव बाबूपट्टी से थे। उनकी मां तेजी बच्चन पाकिस्तान के लियालपुर फैसलाबाद के एक सिख समुदाय से थी। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। प्रारंभ में उनका नाम इनकलाब रखा गया था, लेकिन राष्ट्रीय कवि सुमित्रानंदन पंत हरिवंश राय बच्चन के साथ ही कवि के सुझाव के बाद उनका नाम अमिताभ रखा गया। उनके नाम का अर्थ वह प्रकाश जो कभी ना ढले। उनका असली उपनाम श्रीवास्तव था। उनके पिता ने श्रीवास्तव से बच्चन रखा। उनकी मां थिएटर में बहुत दिलचस्पी रखती थी और उन्होंने एक फीचर फिल्म में भी भूमिका अदा की थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों में कार्य करने के प्रस्ताव आने लगे, परंतु उन्होंने घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। वो एक इंजीनियर बनना चाहते थे और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक थे। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज के लिए जाना जाता है, परंतु ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी इस आवाज को खारिज कर दिया था। अपनी डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम करने से पहले उन्होंने मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम 1969 में अपनी आवाज दी थी। भुवन शोम 1971 की फिल्म आनंद में डॉक्टर की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पहले फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पहली बार अपनी वर्तमान पत्नी जया भादुरी के साथ फिल्म गुड्डी 1971 में कार्य किया, जिसमें उन्होंने एक अतिथि की भूमिका अदा की थी। अमिताभ बच्चन जया भादुरी के साथ फिल्म गुड्डी में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर 1973 के बाद वह बहुत लोकप्रिय अभिनेता बने, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने उन्हें एक उपनाम दिया, एंग्री यंग मैन, जो बॉलीवुड फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित किरदारों में से एक माना जाता है। अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर में भारतीय फिल्म शोले में उन्होंने जय की भूमिका अदा की, जिसके लिए उन्हें 1 लाख का पारितोषिक मिला। अमिताभ बच्चन फिल्म शोले में 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के कैंपस में फिल्म कुली के चित्रण के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी। एको फिल्म कुली की घटना के बाद उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस, एक दीर्घकालिक स्नायुस्कुलर रोग जो मांसपेशियों में कमजोरी से होता है, नामक बीमारी से जूझना पड़ा। 1984 में उन्होंने अपने दोस्त राजीव गांधी को समर्थन देने के लिए कुछ समय के लिए अभिनय से राजनीति में जाने का मन बनाया। उन्होंने
बहुगुणा के खिलाफ 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने आम चुनाव के इतिहास में 68.2% वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अमिताभ बच्चन 8वीं लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीति में 3 साल तक सक्रिय रहने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। जब उनकी कंपनी ABCL घाटे में चल रही थी, तब उनके दोस्त अमर सिंह ने उनकी आर्थिक रूप से मदद की। उसके बाद अमिताभ ने अमर सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। वर्ष 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन फिल्म अग्निपथ में बॉक्स ऑफिस टिकट घट पर फिल्म इंसानियत 1994 की विफलता के कारण वह 5 साल तक फिल्म जगत में दिखाई नहीं दिए। वर्ष 1996 में उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL की स्थापना की। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL बेंगलुरु में आयोजित 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता का मुख्य प्रायोजक था। परंतु 1996 मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता के विफल होने से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। अमिताभ बच्चन ने अभिनय कला में पुनः लौटने के लिए वर्ष 2000 में सुप्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति KBC से शुरुआत की। अमिताभ बच्चन के जीवन से सीख, इनकी कुछ खास बातें। इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उसे घबराना नहीं चाहिए। संयम से सबसे काम लेना चाहिए। अपने समय की, अपने काम की और अपने पैसों की कदर करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी थी बहुत खूबसूरत 4 लाइनें। परिवर्तन इस मनुष्य जीवन की प्रकृति है, जिसमें चुनौती इस जीवन का भविष्य है। इसलिए परिवर्तनों को चुनौती दे, लेकिन उन चुनौतियों को कभी ना बदले। अमिताभ बच्चन के आदर्श। अमिताभ बच्चन कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और प्रशंसकों के लिए समान रूप से एक आदर्श हैं। वो अपने व्यावसायिकता, समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अपनी सफलता के बावजूद वो विनम्र और जमीन से जुड़े रहे हैं और अक्सर अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ बातचीत करते देखे जाते हैं। वो अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं और उन्होंने वर्षों से कई धर्मार्थ कारणों का समर्थन किया है। अंत में, अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज हैं और उन्होंने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक संघर्षरत अभिनेता से लेकर बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बनने तक का उनका सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आइकन बने रहेंगे।